हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये पूरे के पूरे जीएसटी के अंदर ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें इसी में से बनती है और सबसे ज़्यादा मार्क्स भी यही चैप्टर कवर करता है। तो इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 16 को। अब आईटीसी डिवाइडेड है बहुत सारे सेक्शंस के अंदर, जो कि स्टार्ट होते हैं सेक्शन नंबर 16 से और खत्म होते हैं सेक्शन नंबर 20 तक। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने वाले हैं कि भाई आईटीसी के लिए अवेलेबिलिटी के लिए, उसको अवेल करने के लिए आपको क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, वो हम पहली वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन हम देखेंगे कि किस किस चीज़ों को आप आईटीसी ले ही नहीं सकते, ब्लॉक्ड क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि उन चीज़ों को अपोर्शन कैसे करना है। अगर आप मान लो आप एक बेसिक सा रूल है, आपने पहले देखा होगा कि आप एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल दोनों सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो भाई सिंपल सी बात है कि एग्जेम्प्ट के लिए आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप के काफ़ी सारी कंडीशंस हैं, काफ़ी सारे रूल्स हैं। अब इन चीज़ों के कंडीशंस के होने की वजह से इनको इसी तरीके से अपोर्शन भी करना होगा। तो इन सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। बट आज की वीडियो का टॉपिक हमारा सिर्फ और सिर्फ रहने वाला है सेक्शन नंबर 16। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं एट ए ग्लांस, अगर मैं आपको दूं तो भाई इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए और कौन कौन सी कंडीशंस को हमें सेटिस्फाई करना है आईटीसी अवेल करने के लिए। तो भाई सबसे पहली सी और सबसे बेसिक बात क्या होती है हमारे पास कि वो बंदा रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये होती है कि उसके पास इनवॉइस का होना जरूरी है। इनवॉइस एक तरह से आपका पासपोर्ट है टू गेट द आईटीसी। ठीक है, इनवॉइस नहीं है तो आप कहीं नहीं जा सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले मेन बात इनवॉइस आपके पास होना बहुत बहुत जरूरी है। दूसरी चीज आती है आपके पास कि भाई उस इंसान ने ना गुड्स को रिसीव किया हो, ही हैज रिसीव्ड गुड्स एंड सर्विसेज। इसकी एक्सेप्शन आने वाली है जिसको आप जानते होंगे भली बात ही, जिसको हम बोलते हैं हमारी चीज बिल्ड टू शिप टू मॉडल। उसके अंदर आपको अच्छे से याद होगा कि हमने बात की थी कि एक इंसान है जो चीज़ रिसीव यानी कि खरीद रहा है, लेकिन उस चीज़ की वो चीज़ जा रही है किसी और के पास, तो यहाँ पर ये इस चीज़ का क्लियर एक्सेप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट वन आता है सब्जेक्ट टू सेक्शन नंबर 41 टैक्स चार्ज हैव बीन एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट। अब देखो ये एक बेसिक कंडीशन है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जो सप्लायर है वो सिर्फ और सिर्फ उस आईटीसी को, उस टैक्स को, उस जीएसटी को कलेक्ट कर रहा है। वो उसके बाद उसको डिपॉजिट कराना है गवर्नमेंट के पास ले जाके, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो जब तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूरी नहीं कर देता तो जो उसने पहले टैक्स पे किया है उसके वो आईटीसी भी नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो आपने जो भी बात है, मेन बात ये है कि जो जिस चीज का आप आईटीसी ले रहे हैं, यानी कि एक तरह से क्या हुआ, आईटीसी का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट आपसे कुछ कम पैसा ले रही है। वो कम पैसा किस बेसिस पे ले रही है कि वो पैसा गवर्नमेंट पहले रिसीव कर चुकी है। तो वो अगर पहले वाला पैसा गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंचा तो आप कैसे सोच सकते हैं गवर्नमेंट आपको अभी वाला पैसा कम देने देगी। तो अगर आपको यहां पर ये आईटीसी का बेनिफिट मिल रहा है, यानी गवर्नमेंट वो चीज पहले रिसीव कर चुकी होगी। अगर गवर्नमेंट ने वो चीज पहले रिसीव नहीं किया तो आपको आईटीसी का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर ये सब पॉइंट्स हो जाते हैं। और एक मेन बात जो हर जगह अप्लाई होती है कि रिटर्न फाइल हो जानी चाहिए। रिटर्न आपका पूरा का पूरा चिट्ठा है, अगर आप रिटर्न फाइल टाइम से नहीं कर रहे हैं या फिर वो चीज़ें गवर्नमेंट तक पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं तो हम आपको कुछ भी अवेल करने नहीं देंगे। बेनिफिट्स भूल जाओ। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। इसके अंदर कुछ प्रोवाइजर भी दिए जाएंगे आपके पास, आगे इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये तो सिर्फ आपको मैं एट ए ग्लांस दे रहा हूँ। ठीक है, डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इसको। तो भाई एक प्रोवाइजर होने वाला है जिसमें हम बात करेंगे कि अगर आप गुड्स आपके पास लॉट्स में रिसीव हो रहे हैं तो क्या होने वाला है। सेकंड पॉइंट आपके पास आने वाला है कि अगर आप मान लो पे नहीं कर पाते हैं, 180 डेज के अंदर अंदर आपने गुड्स रिसीव कर लिए और आपने उस पर आईटीसी ले लिया, लेकिन 180 दिन के अंदर अंदर आपने वो पेमेंट नहीं करी। अगर आपने वो पेमेंट नहीं करी है तो उस केस के अंदर क्या होने वाला है, आपने जितना भी आईटीसी लिया होगा वो आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी, यानी कि आईटीसी का रिवर्सल हो जाएगा। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम देखने वाले हैं। और एक बड़ा ही बेसिक सा टुन्नू सा पॉइंट बनता है जो कि क्या कहता है कि अगर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है टैक्स कंपोनेंट के ऊपर तो उस केस के अंदर भी आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। ये बड़ी ही बेसिक सी बात है कि यार या तो डेप्रिसिएशन ले लो या फिर आईटीसी ले लो, दोनों चीज़ें तो हम नहीं देने वाले। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। एक पॉइंट ये आता है हमारे पास कि भाई अगर रजिस्टर्ड पर्सन है वो आईटीसी नहीं ले सकता इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस और डेबिट नोट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन नंबर 39। यानी अगले साल, जो साल आपका चल रहा है, जिस साल में आपने सारी ट्रांजेक्शन किए फाइनेंशियल ईयर में, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड होते ही जो आपकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट आने वाली है, उस ड्यू डेट तक अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है या फिर उस ड्यू डेट तक जो रिटर्न फाइल नहीं करिए वाला कॉन्सेप्ट स्क्रैच करो। अगर उस डेट, जो वो डेट होने वाली है जिस डेट तक आपकी रिटर्न फाइल हो जानी चाहिए थी, उस डेट करी या नहीं करी है बात की बात है, आपकी रिटर्न फाइल हो जानी चाहिए थी, उस डेट के बाद आप उस साल के आईटीसी को अवेल नहीं कर सकते, वो लैप्स हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो भाई इसके बाद हम करते हैं द मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच द इनवॉइस और डेबिट नोट। ये आपको मैंने डिटेल में ये चीज़ें बता दी।
उसके बाद हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी रूल्स। वो उसके अंदर कुछ रूल्स आने वाले हैं, रूल नंबर 36 एंड रूल नंबर 37। रूल 36 बात करने वाला है डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स के बारे में कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए अगर आपको आईटीसी लेना है तो वो क्या क्या है। तो भाई आईटीसी क्लेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ सम डॉक्यूमेंट्स, सबसे पहली बात हो कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो फर्निश की जानी चाहिए जीएसटीआर 2 के अंदर। चलो नेक्स्ट पॉइंट आता है नो आईटीसी इन केस ऑफ टैक्स पेड अंडर एन ऑर्डर, जहां पर डिमांड कंफर्म हुई है फ्रॉड की वजह से। भाई पुट्ठे सीधे काम करके आपने पहले तो आपने झूठा टैक्स भरा या झूठी आईटीसी ले लिया, अब हमसे उसके अंदर भी आप क्रेडिट लेना चाह रहे हो, तो भाई ये चीज़ हम तो नहीं करने देंगे। पुट्ठे काम अगर आपने किए हैं तो आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, भाग जाओ यहाँ से। उसके बाद आएगा हमारे पास डिटेल्स नीड टू बी फर्निश्ड ऑन द पोर्टल, जो भी डिटेल्स हैं उसको पोर्टल के ऊपर फर्निश करना जरूरी है। अब बात आती है रूल नंबर 37 जो कि बात करता है रिवर्सल की, जो कि मैंने आपको बताया कि आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी अगर आपने 80 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करी है तो, या ऐसी कुछ और कंडीशंस हैं वो आपने फुलफिल नहीं की तो उस केस के अंदर आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में वो चीज़ ऐड हो जाएगी। तो भाई यहाँ पर ये चीज़ें क्या होने वाली है कि आपने फेल टू पे टू द सप्लायर, आपने सप्लायर को पैसे वापस नहीं किए। दूसरी चीज़ आ गई अमाउंट ऑफ आईटीसी इन सब रूल 1 शैल बिकम आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, और इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा भाई, ऐसे ही नहीं खाली टैक्स नहीं लेंगे हम आपसे, इंटरेस्ट भी लेंगे। किस डेट से? जिस दिन से आपने उसको अवेल किया था, ठीक है, जिस दिन से आपने उसको अवेल किया, आपने अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी घटा दी, उस मोमेंट से लेके जिस दिन आप उसको पे करने वाले हैं वहां तक का हम इंटरेस्ट लेंगे। पे किस दिन करना होगा? 180 डेज तक आपने अगर पेमेंट नहीं की तो 180th डे के बाद ही वो चीज़ आपकी पेएबल बन जाएगी और वहां से इंटरेस्ट आपका लग चुका होगा। तो भाई यहां पर ये चीज़ें होने वाली है। अब आगे चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं हम। ये तो था भाई ग्लांस, ठीक है, हमने देख लिया इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या चीज़ों को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं। तो भाई क्या क्या चीज़ें आएंगी। सबसे पहले तो हमारे पास आने वाला है सेक्शन नंबर 16 एलिजिबिलिटी टू टेक आईटीसी। रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा आपको अंडर जीएसटी, और जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको आपको बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करना है, ठीक है। अगर आप पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है आईटीसी नहीं मिलेगा, दफा हो जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अगर आपको छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आपको डिटेल्स यहीं पर ऐड कर दिया है कि इंटेंशन भी बहुत है, ठीक है। बिजनेस के लिए आपने उसको लिया है, आप उसको बिजनेस में लगाना चाहते हैं, उस इंटेंशन के बेसिस पे हम आपको अलाउ कर देंगे कि ले लो आईटीसी, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास इन केस लेटर नॉट यूज्ड फॉर द इंटेंडेड पर्पस देन आईटीसी डिसअलाउड। बट ऐसे कैसे है, सारे फायदे नहीं दे सकते हम, गवर्नमेंट है, ठीक है। अगर अभी तो आपकी बात मान ली, आपने कह दिया इंटेंशन है हमारी तो हमने दे दिया आईटीसी, लेकिन अगर बाद में आपने इंटेंशन वो पूरी नहीं की, आपने बनाया बेवकूफ, आपने लगाया सरकार को चूना, तो भाई दोबारा रिवर्स कर दो, ले आओ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के अंदर, इंटरेस्ट के साथ वापस कर दो, ठीक है। यहां पर ये चीज ऐसे बन जाएगी। अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं यहां पर कि भाई अगर मोल्ड्स एंड डाइज हैं, अगर कोई ओईएम मैन्युफैक्चरर है तो द कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर, यार कितनी बार पढ़ाएंगे ये सब चीजें हमें, ठीक है। केस 1 मोल्ड्स एंड डाइज हैं, अगर आप एफओसी बेसिस फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस पे आप बेच रहे हैं कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को, तो उस केस के अंदर क्या होने वाला है कि भाई द टू नॉट बीइंग द रिलेटेड पर्संस एंड डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्संस, तो इस केस के अंदर आपको आईटीसी का पॉइंट क्या आता है यहां पर, नो रिक्वायरमेंट फॉर रिवर्सल ऑफ आईटीसी, आपको आईटीसी रिवर्स करने की नीड यहां पर नहीं पड़ेगी। उसके बाद अगर दूसरा पॉइंट आता है कि भाई जो ओईएम है, ठीक है, और एक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है, तो जो उसने कॉन्ट्रैक्ट क्या किया है कि भाई ऑफ सप्लाई ऑफ कंपोनेंट्स बाय यूजिंग मोल्ड्स एंड डाइज ऑफ कंपोनेंट मैन्युफैक्चर, यानी कि जो मोल्ड्स एंड डाइज है कंपोनेंट मैन्युफैक्चर के ही यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो उस केस के अंदर एंड मोल्ड्स एंड डाइज सप्लाइड बाय ओईएम ऑन एफओसी बेसिस, तो उसके साथ क्या होने वाला है कि इन दिस केस रिवर्सल ऑफ आईटीसी विल बी रिक्वायर्ड, द सेम विल नॉट बी कंसीडर्ड टू बी प्रोवाइडेड इन द कोर्स फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो बेसिकली क्या होता है कि भाई कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर अपने मोल्ड्स एंड डाइज यूज करके उसके पास ओईएम को देता है। अब यहां पे क्या किया कि भाई इसने अपने भी दे दिए, ठीक है, एफओसी बेसिस पे दे दिया, जबकि देना उसका बनता है। तो यहां पर क्या हुआ कि यार इनडायरेक्ट तरीके से आप शायद चूना लगाने की कोशिश कर रहे हो, आप नॉर्मली ऐसा नहीं करते, आप बिजनेस के ट्रेंड से हट रहे हो, तो भाई उस केस के अंदर यहां पर इस चीज को पकड़ लिया जाएगा, तो आईटीसी रिवर्स कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप रिलेटेड पर्सन नहीं है, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन भी नहीं है, और नॉर्मली आपका टर्म्स ऑफ बिजनेस में होता ही ऐसे है, ठीक है, आप सब डीलिंग ही इस तरीके से करते हो कि भाई एक कंपोनेंट मैन्युफैक्चर है, ओईएम अपने मोल्ड्स एंड डाइज देता है, उसके बेसिस पे वो कंपोनेंट बना के उसको देता है, और इस तरीके से आपका बिजनेस होता है, तो उस केस के अंदर आईटीसी रिवर्स करने की कोई नीड नहीं है, आपको एक जनरल बिजनेस प्रोसेस उसको मान लिया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं कंडीशंस। ये देखो बहुत फालतू की चीजें हैं।
फालतू के एक तरह से क्लैरिकल पार्ट है, इसमें आप बस एक बार नजर मार लो, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो भाई पोजेशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपके पास होने चाहिए, तो भाई इनवॉइस होना चाहिए जो सप्लायर ने इशू किया है, इनवॉइस इशूड बाय द रेसिपिएंट रिसीविंग गुड्स एंड और सर्विसेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर अलोंग विद प्रूफ ऑफ पेमेंट इन केस ऑफ आरसीएम। आरसीएम में क्या हमने देखा है क्या होता है कि जो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस है, रिसिपिएंट ऑफ गुड्स है, वो टैक्स पे करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, वो जो बिल ऑफ सप्लाई रेज करेगा वो चीज, डेबिट नोट, बिल ऑफ एंट्री या फिर रिवाइज्ड इनवॉइस या डॉक्यूमेंट इशूड बाय द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इसी चैप्टर में आगे हम करने वाले हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये जो हमने बात कर ली क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, अब मेन बात ये आती है कि इन डॉक्यूमेंट में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या क्या है कि भाई कितना अमाउंट ऑफ टैक्स हमने चार्ज किया है, ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, टोटल वैल्यू क्या है, जीएसटीआईएन क्या है और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या चीजें हैं। तो भाई ये सब चीजें हमने यहाँ पर देख ली। और ऊपर एक आपको पहले पॉइंट बता ही चुका हूं कि अगर आपने कोई फ्रॉड किया है, कोई गलत काम किया है, पुट्ठे काम किए आपने, तो उस केस के अंदर आपको कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा, दफा हो जाओ। आगे चलते हैं। इट इज ऑब्जर्व दैट सम टैक्स पेयर टेक्स इन्फ्लेटेड और बोगस आईटीसी इवन इफ प्रॉपर टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल। यानी कि आपके पास प्रॉपर इनवॉइसिंग नहीं थी, उसके बावजूद भी आपने ज्यादा आईटीसी ले लिया, जितना आपका बनता था उससे ज्यादा आईटीसी आप क्लेम करके बैठे हो, तो उस केस के अंदर क्या करना पड़ता है, उस चीज़ों उस माल प्रैक्टिस को कंट्रोल करने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगाई गई है अवेलमेंट के लिए, आईटीसी के लिए। यहाँ पर एक बेसिक सी बात है, चलो छोड़ो इसको, नहीं भी पढ़ते कोई भी फर्क नहीं पड़ता आपके ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर ये पॉइंट आता है हमारे पास कि नो इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेज और डेबिट नोट्स द डिटेल्स ऑफ व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड। यानी कि आपने जो अगर डिटेल्स फर्निश नहीं करी हैं उसके बेसिस, पहले क्या होता था, पहले आपको 5% अलाउ कर दिया जाता था कि आप 5% तक आप उसके ऊपर ले सकते हैं आईटीसी, मतलब सॉरी 95, पहले क्या होता था कुछ परसेंटेज आपको अलाउ कर दी जाती थी कि भाई इतने परसेंटेज आप ले सकते हो आईटीसी जिनके डॉक्यूमेंट्स फर्निश नहीं भी हुए हैं, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल 5% तक आपको अलाउ कर दिया जाता था कि आपने मान लो 100 रुपये के इन्वॉइस के आपने 100 रुपये के इन्वॉइस आपके जीएसटीआर पे अपलोड हो चुके हैं, ठीक है, तो आप 105 का आईटीसी ले लो। बट अब क्या है कि जितना अपलोड हुआ है उतने का ही आईटीसी आप ले पाएंगे। थोड़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस, थोड़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंसी यहाँ पर दिखा दी गई है, मे बी बिकॉज ऑफ कि भाई बोगस इनवॉइसेज और फालतू के आईटीसी बहुत ज़्यादा लोग क्लेम करने लग गए थे। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, उस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पर ये चीज़ ला दी गई है। क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ ना कुछ छूट देती रहती है, लोग उसको अब्यूज़ करते रहते हैं, गवर्नमेंट उसको चेंज करती रहती है। ये चूहा बिल्ली का खेल हमारा आपस में चलता रहता है और चलता रहेगा। तो भाई आगे देखते हैं। बेसिकली बात क्या है कि भाई देखो दोनों का खेल है, ठीक है, एक सप्लायर और एक रिसिपिएंट, दोनों अपनी अपनी जीएसटीआर फाइल करते हैं, ठीक है। एक की चीज़ दूसरे में रिफ्लेक्ट होती है, दूसरे की चीज़ पहले वाले में रिफ्लेक्ट होती है, और उन दोनों को तालमेल बना के, दोनों के बैलेंसिंग होके वो चीज़ आप एक तरह से एक वेरीफाई करके आप उस चीज़ को सबमिट कर सकते हैं, आईटीसी को अवेल कर सकते हैं। तो अगर ये चीज़ हो गई है तो आप उस बेसिस पे, यानी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के अंदर जीएसटीआर अगर फिल हो चुकी है तो आप पूरा आईटीसी ले सकते हैं, नहीं हुई है तो आप आईटीसी नहीं ले सकते। चलिए आगे चलते हैं। ये बिल टू शिप टू मॉडल आ गया। अब इसमें क्या होने वाला है कि भाई मान लो ए है और ये हमारे पास बी है, ठीक है। बी ने क्या किया कि भाई बिल तो हो रहा है बी के नाम पे, शिप हो रहा है सी के नाम पे। अब यार कंफ्यूजन कितनी हो जाएगी ना, खरीद कोई रहा है, जा किसी और के पास रहा है। तो इन सारी कंफ्यूजन को हटाने के लिए सिंपल सी एक लॉजिकल बात यहां पर रख दी गई कि भाई जिसके नाम पे बिल रेज हो रहा है, क्योंकि देखो मेन प्री कंडीशन क्या है, आपके पास इनवॉइस होना चाहिए। क्या सी के पास इनवॉइस जा रहा है? नहीं ना, बी के पास इनवॉइस जा रहा है। इनवॉइस जिसके पास होगा वो उस टिकट को दिखा के आईटीसी ले सकता है। तो यहां पर कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हैं, सिंपल रखा है इस चीज को, तो खुश रहो। अब एक बात आती है, ये है मेन पॉइंट। देखो यार लॉ में क्या होता है कि कुछ चीजें आप प्री कंडीशंस के बेसिस पे अवेल कर सकते हैं, ठीक है। आपका राइट नहीं बना है, आपने अभी वो चीज अवेल करी है। राइट जब बनेगा जब आप उसकी मेन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देंगे। तो भाई यहां पर आईटीसी आपके पास इनवॉइस आ गया, उस इनवॉइस के बेसिस पे आपको अवेल करने का राइट मिल गया कि आप उस आईटीसी को ले सकते हैं, उसके बेसिस पे आप आगे फर्दर अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन वो 100% अभी आपका नहीं हुआ है। जब तक आप आने वाली फ्यूचर कंडीशंस भी सेटिस्फाई नहीं करते थे, तब तक आपके सर पे वो तलवार लटकती रहेगी कि भाई अगर मान लो मैं पेमेंट नहीं कर पाया तो मुझे वो रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई इन चीज़ों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब मेन बात यही आती है कि अगर आपने 180 डेज के अंदर अंदर पेमेंट नहीं कर पाते हो आप, तो उस केस के अंदर आप यहाँ पर आपको वो जो जितना भी आपने आईटीसी है उस पेमेंट के ऊपर जो आपने लिया हुआ है पहले, उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा। आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी वो बनकर यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर यही दिया हुआ है कि भाई 180 डेज पूरे होते ही आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। इंटरेस्ट लगेगा 18% के रेट से। किस डेट से? जिस दिन आपने क्रेडिट अवेल किया था, पहले दिन से लेके जिस दिन तक आपने पेमेंट
का टाइम को दिया गया है 180 दिन, 180 दिन तक पेमेंट नहीं कर पाए हो तो उस दिन तक का आपके पास इंटरेस्ट लगेगा जब तक आप आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल। सेक्शन 16 बहुत सिंपल है, बेसिक चीज़ें हैं, अवेल करने की बात हो रही है। कॉम्प्लिकेशंस में घुसेंगे, कल जंप इन करेंगे अच्छे से जब सेक्शन 17 हम करेंगे पूरा प्रॉपर डिटेल के अंदर। तो भाई फिलहाल के लिए तो बेसिक चीज़ें हैं, मज़े लो इसके। ठीक है, अब एक बात आती है कि भाई सबसे पहली बात कंडीशन क्या है कि भाई टैक्स लेवेबल ऑन सप्लाई एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट। तो भाई ये आपको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। एक्सेप्शंस क्या है? हाँ, इस चीज़ की भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, 180 दिन में पेमेंट के एक्सेप्शंस हैं। वो क्या है कि सप्लायर्स ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। अगर आप आरसीएम के बेसिस पे टैक्स पे कर रहे हैं तो उस केस के अंदर, या फिर डीम्ड सप्लायर्स विदाउट कंसिडरेशन। अब क्या हुआ कि देखो हमने शेड्यूल्स पढ़े थे, शेड्यूल्स में पढ़ा था कि कुछ ऐसी सप्लाई है जो कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी टैक्सेबल हो जाएगी। तो यार कंसिडरेशन की बात ही नहीं आ रही ना बीच में, 180 दिन कहाँ से आएंगे फिर? ठीक है, हटा दो। नेक्स्ट पॉइंट आता है एडिशंस मेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लायर्स ऑन अकाउंट ऑफ सप्लायर्स लायबिलिटी इन रिलेशन टू सच सप्लायर्स बीइंग इनकर्ड बाय द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई। अगर आप कुछ एडिशंस कर रहे हैं उसके ऊपर, सप्लायर्स के ऊपर, अब यार एडिशंस के ऊपर अगर मान लो आपने कोई सप्लाई करी है, एडिशन के बाद उस एडिशन के लिए फर्दर टाइम मिलेगा तो आप 180 दिन में बाउंड नहीं हो सकते। हाँ, जो प्रिंसिपल आपका पैसा बनता था, यानी आपने पहले 1 लाख रुपए पे डिसाइड किया था, ठीक है, वो 1 लाख रुपए आप 180 दिन में पे कर दें, लेकिन कोई एडिशन बीच में 20,000 की और हो गई तो 20,000 के लिए आपको फर्दर और टाइम मिल जाएगा। और यार ऑब्वियस सी बात है ना, जाहिर सी बात है, वो पहले वो 20,000 रुपए का आईटीसी भी एग्जिस्ट नहीं करता था, तो जो एडिशनल अमाउंट होगी उसको नहीं छेड़ेंगे, उसको हम उसका टाइम आने पर छेड़ेंगे, अभी के लिए उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो भाई ये सब हमारे पास पॉइंट हो गए। डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें थी, और इसका ये भी पॉइंट हमने कर लिया। तो यहाँ पर होता है सेक्शन नंबर 16 खत्म, बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे समझ में आए हो। कल वीडियो आने वाली है आपके पास सेक्शन नंबर 17 की, जिसके अंदर हम बात करेंगे ब्लॉक क्रेडिट के बारे में। बहुत अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं उसके लिए भी मैंने, और उसको बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट करेंगे, एक एक सेक्शन, एक एक प्रोवाइजो, हर चीज़ को अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं हम। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।